हमारे भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे देश में, समाज में, परिवार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस मुद्दे या खबर पर अपने विचारों को व्यक्त करने में आम और खास व्यक्ति का कोई बंधन नहीं है। तो चलिए आपको रूबरू करवाता हूँ देश दुनिया की सनसनी खबरों से। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर नए विवाद की आशंका, सीमा से गायब हो रहे पिलर, नो मैन्स लैंड पर अवैध कब्जा। नेपाल सरकार की ओर से जारी नए नक्शों के बाद केवल कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच और भी कई जगह सीमा विवाद खड़ा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी के नेपाल सीमावर्ती इलाकों की। यहाँ के 5 प्रखंड बैरगनिया, सोनबरसा, परिहार, मेजरंगज और भिट्ठा मोड़ नेपाल सीमा से लगे हैं। यहाँ न कोई हदबंदी है और न ही कोई दीवार, केवल पिलर के आधार पर सीमांकन है। लेकिन दोनों देशों की सीमा के बीच स्थित नो मैन्स लैंड पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं। इसके चलते जहाँ 50 से अधिक पिलर गायब हैं तो 100 से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। सरकार ने पहली बार माना पूर्वी लद्दाख में खड़ी तादाद में भारतीय सीमा में घुसे हैं चीनी सैनिक। केंद्र सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से यह स्वीकार किया कि चीन सेना भारतीय क्षेत्र में घुस गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में करीब 1 महीने से जारी सैन्य तनातनी पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना बड़ी तादाद में प्रवेश कर गई है। अब भारत ने भी चीनी सेना से मोर्चा लेने के लिए सभी उपाय करने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बताया कि भारतीय और चीनी सैन्य अफसरों के बीच बैठक अब 6 जून से होनी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी मौजूदा स्थिति से किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं लेगा। सरकार किसी भी रूप में देश का मस्तक झुकने नहीं देगी। सुनियोजित था दिल्ली दंगा, पार्षद ताहिर हुसैन और उमर खालिद ने रची साजिश। सीएम और एनआरसी के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भीषण दंगे के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं पूरी सुनियोजित थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिल्ली आते ही देशद्रोह के आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने समुदाय विशेष के लोगों के साथ बैठक कर दंगे की साजिश रचना शुरू कर दिया था। चांदबाज में हुए दंगे से एक दिन पहले उसने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के साथ बैठक कर साजिश रची थी। ताहिर ने एक दिन पहले खजूरी खास थाने में जमा अपनी लाइसेंस पिस्टल भी ले आया था, जिसका इस्तेमाल उसने दंगे में किया। उमर खालिद व ताहिर हुसैन दंगे के मास्टरमाइंड निकले। सरकार ने तबलीगी जमात से जुड़े 2200 विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा पर 10 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। केंद्र सरकार ने तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के कारण 2200 विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये लोग टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आकर धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। अब ये नागरिक अगले 10 साल तक भारत नहीं आ सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये नागरिक टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आकर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन नागरिकों को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, अगले कुछ घंटों में यहाँ हो सकती है बारिश। जून के महीने में मौसम गर्म नहीं है बल्कि बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में मौसम अभी कुछ दिन ऐसा ही रहने वाला है। निसर्ग चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट है। गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं राजस्थान में हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। MQM के नेता अल्ताफ हुसैन ने लिखा पत्र, कहा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना बंद करे अमेरिका। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक और नेता अल्ताफ हुसैन ने अमेरिका से गुजारिश की है कि पेंटागन सिंध बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान के अल्पसंख्यकों के दुखों को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को नागरिक और सैन्य सहायता देना बंद कर दें। अमेरिकी सरकार को लिखे पत्र में हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान ने सिंध, बलूचिस्तान, KPK, बिल्किस्तान, गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इन इलाकों के लोगों पर उसकी सेना का बर्बर और क्रूर दमन जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3.85 लाख की मौत,
कोरोना वायरस के कहर से लड़ रहे दुनिया भर के देशों में संक्रमण के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। समय के साथ नए मामलों की रफ्तार भी तेज हो गई है। वैश्विक स्तर पर जानलेवा वायरस के कुल मामलों की संख्या 64,30,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 3,85,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन सब के बीच ब्राजील में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में यह रिकॉर्ड 1,349 लोगों की मौत हुई है। वहीं महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका में मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,07,000 के पार पहुंच गया है। वहीं भारत में जानलेवा महामारी से 2.16 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। हथनी की मौत, सीएम विजयन बोले, दोषियों को सजा दिलाने का हर संभव प्रयास। केरल के पलक्कड़ जिले में एक गर्भवती हथनी की मौत के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि इस संबंध में जांच जारी है। 3 लोग संदिग्ध हैं। हम दोषियों को सजा दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। मुंबई में भारी बारिश से कई जगह जलभराव। रायगढ़ से निसर्ग तूफान से नुकसान। निसर्ग तूफान के गुजर जाने के बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। यहां कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के कई जिलों में आज यानी गुरुवार की शाम तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने के आसार हैं। वेतन भुगतान मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच बातचीत होनी चाहिए। केंद्र ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक देने संबंधी 29 मार्च के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में सही ठहराया है और कहा है कि पूरा वेतन देने में असमर्थ व्यक्त करने वाले नियोक्ताओं को न्यायालय में अपनी ऑडिट की हुई बैलेंस शीट और खाते पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में सरकार ने कहा है कि 29 मार्च का निर्देश लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों, विशेषकर संविदा और दिहाड़ी की वित्तीय परेशानियों को कम करने के इरादे से एक अस्थायी उपाय था। इन निर्देशों को 28 मई में वापस ले लिया गया है। मुंबई में कोरोना जांच की घटित संख्या पर फडणवीस ने जताई चिंता। सीएम ठाकरे को लिखा पत्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कोरोना वायरस की जांचों की घटित संख्या को लेकर चिंता जताई है और इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र भी लिखा है। बता दें कि महाराष्ट्र देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। फडणवीस ने पत्र में मुंबई से कोविड-19 की जांच की घटित संख्या और इस बीमारी की वजह से मरने वालों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि मुंबई भी विभिन्न लैब में 10,000 सैंपल की जांच रोज करने की क्षमता है, लेकिन रोजाना 3500 से 4,000 जांच ही हो पा रही हैं। पूरा वेतन नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ 12 जून तक नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं देने वाले निजी प्रतिष्ठानों के खिलाफ 12 जून तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इस पर लगी अंतरिम रोक की अवधि गुरुवार को 12 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। न्यूनतम अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई पूरी करते हुए दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना संबंधी आदेश की अवधि बढ़ाई। न्यायालय ने गृह मंत्री की 29 मार्च की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा है कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान यह चिंता थी कि श्रमिक बगैर पारिश्रमिक के नहीं रहने चाहिए, लेकिन एक चिंता और भी थी कि औद्योगिक इकाइयों के पास उन्हें देने के लिए धन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा।
राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है। इस बार पार्टी को यह झटका गुजरात से लगा है। दरअसल 19 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होना है। इस बीच करजन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अक्षल पटेल और जीतू चौधरी ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गांधीनगर में गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा, मैंने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, वे अब विधायक नहीं हैं। पटेल जहां वडोदरा की करजन सीट से विधायक थे, वहीं चौधरी वलसाड़ की कापराड सीट से चुनाव जीते थे। इससे पहले मार्च में कांग्रेस के 5 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 सप्ताह से ज्यादा समय की अविवाहित को दी गर्भपात की इजाजत। बम्बई उच्च न्यायालय ने 23 सप्ताह से ज्यादा समय से गर्भवती तक अविवाहित युवती को गर्भपात की इजाजत दी है। अदालत का कहना है कि शादी से पहले बच्चे को जन्म देने से उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम यानी MTP 20 सप्ताह से अधिक समय में गर्भपात की इजाजत नहीं देता है। न्यायमूर्ति SJ काठवल्ला और न्यायमूर्ति सुरेंद्र तावड़े ने मंगलवार को यह आदेश दिया और यह भी संज्ञान में लिया कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी की रहने वाली 23 वर्षीय युवती कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लागू बंद की वजह से 20 हफ्ते के अंदर गर्भपात के लिए डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पाई थी। 8 साल में 750 बाघों की मौत। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाघों की जान गई। भारत में पिछले 8 साल में शिकार और अन्य कारणों से 750 बाघ मारे गए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 173 बाघों की मौत हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। इसने कहा कि इन बाघों में से 359 की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई और 168 बाघों की मौत शिकारियों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से हुई। 70 मौतों के बारे में अभी जांच चल रही है, जबकि 42 बाघों की मौत दुर्घटना और संघर्ष की घटनाओं जैसे अप्राकृतिक कारणों से हुई। NTCA ने बताया कि 2012 में 2019 तक 8 साल की अवधि के दौरान देश भर में 101 बाघों के अवशेष भी बरामद हुए। इससे 2010 से मई 2020 तक हुई बाघों की मौतों का विवरण साझा करने का आग्रह किया गया था। हालांकि इसने 2012 से लेकर 8 साल की अवधि का ब्यौरा ही उपलब्ध कराया है। दिल्ली NCR बॉर्डर पर गतिरोध खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। केंद्र को दिया ये आदेश। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए कभी गाजियाबाद प्रशासन, कभी नोएडा प्रशासन तो कभी गुरुग्राम प्रशासन अपनी सीमाएं सील करने का फरमान जारी कर रहा है। दिल्ली ने भी अपनी सीमा सील कर दी है। ऐसे में दिल्ली NCR में रहने वालों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली NCR की सीमाएं सील किए जाने से लोगों को हो रही परेशानी का हल निकालने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली NCR में आवाजाही के लिए एक ही पास होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली के साथ मिलकर एक सप्ताह में केंद्र सरकार इसका हल निकाले। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से किया ये बड़ा सैन्य समझौता, चीन की उड़ी नींद। लद्दाख में भारत और चीन के बीच अभी तक तनाव बरकरार है। हालांकि दोनों देश की सेना कुछ पीछे जरूर हट गई है, लेकिन 6 जून को होने वाली बैठक के बाद ही इस विवाद का हल निकल सकेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में एक बड़ा सैन्य समझौता किया है। कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले की कोशिश नाकाम। अंधाधुंध गोलाबारी में एक घायल। कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता से आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। कुलगाम के यारीपोरा इलाके में आज आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये आतंकी बिना नंबर की नीले रंग की कार में आए थे। अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों की ओर से मिली जवाबी कार्रवाई से आतंकी भाग निकले। इस फायरिंग में कोई भी सुरक्षा कर्मी घायल नहीं हुआ, लेकिन एक स्थानीय नागरिक इस फायरिंग में घायल हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र को खाली कर दिया गया है। सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी से चर्चा के दौरान उद्योगपति राजीव बजाज बोले, लॉकडाउन से चपेट हुई अर्थव्यवस्था, GDP भी बहाल।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। इस कड़ी में आज राहुल गांधी ने आज देश के मशहूर उद्योगपति और बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से बात की। इस चर्चा के दौरान राजीव बजाज ने कोरोना संकट से निपटने के संदर्भ में भारत ने पश्चिमी देशों की ओर देखा और कठोर लॉकडाउन लगाने का प्रयास किया, जिससे संक्रमण का प्रसार भी नहीं रुका और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी औंधे मुंह गिर गया और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई संवाद में बजाज ने यह भी कहा कि बहुत सारे अहम लोग बोलने से डरते हैं और ऐसे में हमें सहिष्णु और संवेदनशील रहने को लेकर भारत में कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है। चीन के निशाने पर ताइवान की यह सरकार इमारत और भारत के सैन्य अड्डे। दुनिया को कोरोना देने वाला चीन इस समय अपने पड़ोसी देश के लिए आफत बनता जा रहा है। ड्रैगन लगातार ताइवान और भारत को लेकर साजिश रच रहा है, जिसकी खबरें मीडिया में सामने आ रही हैं। अब पता चला है कि चीन के सैनिकों ने ताइवान और भारत पर हमला करने के लिए एक ड्रिल की, जिसमें ताइवान की सरकारी इमारत और भारत के सैन्य ठिकानों की नकल का एक मॉडल तैयार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार चीनी सेना ने अपनी ड्रिल के दौरान एक इमारत का प्रयोग किया है। हालांकि वैसे तो सभी सेनाएं मॉक ड्रिल के दौरान किसी न किसी इमारत का प्रयोग करती हैं, लेकिन चीन ने जिस इमारत में यह अभ्यास किया वह ताइवान में केलुंग सिटी सरकार की इमारत की एक पूरी तरह से नकल है। इसके साथ ही यहां पर भारत के सैन्य ठिकाने की नकल भी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि चीन सेना यह अभ्यास करने में लगी है क्योंकि इन जगहों पर किसी न किसी तरह से कब्जा कर लिया जाए। आज की खास खबरों की पेशकश में बीते सप्ताह की बड़ी खास खबरों और संवेदनशील मुद्दों पर आम आदमी ने अपनी नकारात्मक और सकारात्मक सोच विचारों को सबके साथ साझा किया। आशा करता हूं कि कल फिर आप हमारे साथ इन खबरों को साझा करेंगे और जुनून, जोश, उत्साह के साथ नई खबरों, मुद्दों पर अपनी बेहिचक टिप्पणी जाहिर करेंगे, क्योंकि भूलिए मत, आप भी इस राष्ट्र का, इस देश का, इस समाज का हिस्सा हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी के साथ वक्त है इजाजत लेने का। नमस्कार।